वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब तीसरा टॉपिक हमारा है हेनरी लॉ। ठीक है, ये तीन टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ध्यान समझिए, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कैसे उसको हम लोग पता करेंगे। तो ध्यान समझिए, सॉल्युबिलिटी का सीधा मतलब है जब कभी भी हम लोग फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या करना है, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है और उसके अंदर हमें क्या करना है, सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है मैक्सिमम अमाउंट में। क्या करना है, सब्सटेंस को उस फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व करना है। तो वही जो मैक्सिमम अमाउंट है सब्सटेंस का, वही क्या कहलाता है, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिए, सॉल्युबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या भी सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वही मैक्सिमम अमाउंट क्या कहलाता है, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाता है। देखते हैं क्या लिखा है। Solubility of a substance is its maximum amount, ठीक है, maximum amount that can dissolve in a fixed amount of solvent at a fixed temperature। जो हमने बताया वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है हमें, उसके अंदर हमें क्या करना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर जो जिस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी निकालनी है उसको मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व करना है। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए इसके अंदर हमने क्या ले लिया, 100 ग्राम वाटर। क्या ले लिया, 100 ग्राम वाटर। अब ये क्या है, सॉल्वेंट। ठीक, हमने क्या ले लिया, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, 100 ग्राम ऑफ वाटर हमने ले लिया। अब हमें पता करना है NaCl की सॉल्युबिलिटी हमें पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, NaCl इसमें डिसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और कब तक डिसॉल्व करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट तक। अब मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 50 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो गया, तो मतलब NaCl का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो क्या है, 50 ग्राम है। तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, यही 50 ग्राम क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया किसका, NaCl का इस सॉल्वेंट में, मतलब वाटर में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, या सॉल्युबिलिटी को ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है। तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दूसरा है टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर। क्लियर, सॉल्युबिलिटी सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब अब हमें लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व करना है, तो वही सॉल्युबिलिटी पढ़नी है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड की कितनी सॉल्युबिलिटी है, मतलब कितना डिसॉल्व हो रहा है, वही पढ़ना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में क्या करना, हमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जिनको समझना है, जैसे डिसॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये छोटे छोटे टर्म हैं जो हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसॉल्यूशन। क्या देखते हैं, डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान समझिए। डिसॉल्यूशन होता क्या है, ये रहा हमारे पास सॉल्वेंट और ये रहा सॉल्यूट। जब कभी भी हम लोग सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, तो होगा क्या, उस सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो
तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सोल्यूशन के अंदर इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, तो इसी पूरी प्रोसेस को नाम दिया गया डिसोल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, मतलब हम लोग जो सॉल्यूट होगा उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में मिला रहे हैं। सम सॉल्यूट डिसॉल्व, जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा। तो देखिए क्या होने वाला है, इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को नाम दिया गया डिसोल्यूशन। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिसोल्यूशन क्या होता है। ठीक, सॉल्वेंट लिया हमने, मान लीजिए हमने लिया वाटर, अभी यहाँ पे शुगर कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। जब इसके अंदर हम वाटर के अंदर शुगर मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा शुगर का। तो इसी प्रोसेस को नाम दिया गया डिसोल्यूशन। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया हो, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो ध्यान समझिए क्या लिखा है, क्रिस्टलाइजेशन सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विथ solid solute particle and get separate out of this process is known as crystallization। क्या मतलब हुआ, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन, ध्यान देखिए ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, क्या है, सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व करना है। ध्यान समझिए, ये हमने लिया सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। तो होगा क्या, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूट होगा, और बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, और ज्यादा सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है और जो बाहर से हम लोग सॉल्यूट मिला रहे हैं, उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, मतलब एक दूसरे से टकराएंगे। और क्या होगा, नीचे जाके उस सॉल्यूशन से क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को नाम दिया गया क्रिस्टलाइजेशन। यही सेम चीज लिखा है कि सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल है क्या होगा, कोलाइड होगा। जब कभी हम लोग क्या करेंगे, उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे विथ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल है और जो हम लोग सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल और डिसॉल्व कर रहे हैं, उनके बीच में क्या होगा, कोलाइड होगा, मतलब कोलिजन होगा, टकराएंगे आपस में। एंड गेट सेपरेट आउट ऑफ दिस, और सॉल्यूशन से अलग हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के फॉर्म में वो सॉल्यूट पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को नाम दिया गया क्रिस्टलाइजेशन। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब जब आपका सोल्यूशन कहां पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आप जितना सॉल्यूट पार्टिकल उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, उतना ही सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन से क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए। मतलब आपने 10 ग्राम डिसॉल्व किया तो 10 ग्राम वो बाहर निकल गया। तो इसी स्टेट को नाम दिया गया इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट। देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन will be equal to solute particle separating out। मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जितना आप सॉल्यूट पार्टिकल डाल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, वो किसके इक्वल है, सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट। वो किसके इक्वल है कि जितना सॉल्यूट पार्टिकल आप डाल रहे हैं
उतना ही सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाए, मतलब बाहर निकल जा रहा है, तो उसको क्या नाम दिया गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया, ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब हुआ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाया सॉल्यूशन। अभी क्या है, ये फॉरवर्ड में है और यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड, मतलब जितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हैं उतना ही सॉल्यूट सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाना, मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों क्या है, रेट क्या हो गया, सेम हो गया। जितना फॉरवर्ड रेट है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रेट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे लीजिए क्या लिखा है, एट दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम concentration of solute in a solution will remain constant at given temperature and pressure। इसका क्या मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम जब होगा आपका, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, उस टाइम पे सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि जितना आप मिला रहे हैं उतना ही सेपरेट आउट हो जा रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब वो कांस्टेंट था। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर 10 ग्राम सॉल्यूट था तो अभी भी 10 ग्राम सॉल्यूट है। क्यों, क्योंकि जितना हम डिसॉल्व कर रहे हैं उतना ही सेपरेट आउट हो जा रहा है। मतलब 10 ग्राम पहले से था उस सॉल्यूशन के अंदर, अभी भी 10 ग्राम ही प्रेजेंट है। जो इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए ध्यान देखिए क्या लिखा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute कैन बी dissolved at same temperature and pressure is called saturated solution। मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहेंगे जिसके अंदर हम लोग और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना कर पाए, तो उस सॉल्यूशन को नाम दिया गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए होंगे। मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है। ठीक ठीक, अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व ना कर पाए, तो इसी को क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब इसमें आप कितना भी, अब मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, अब इसके अंदर आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को नाम दिया गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा है सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। मतलब अब और ज्यादा सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होने वाला है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर है उसको चेंज आप नहीं कर रहे हैं, तभी ये होगा, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें अगर आपने टेम्परेचर या प्रेशर में कुछ भी चेंज कर दिया तो हो सकता है कि उसमें अब और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, इसीलिए लिखा है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई होप समझ गए होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब उसका जस्ट अपोजिट क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी भी हम लोग और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। क्या लिखा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी भी हम लोग और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा, मतलब मिला पा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हमने 4 टर्म अच्छे से पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ा डिसॉल्यूशन, फिर हमने पढ़ा क्रिस्टलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा डायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट, फिर हमने पढ़ा सैचुरेशन, फिर हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गया कुछ उसके अंदर जो टर्म्स थे जो आपके एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में कभी भी पूछे जा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, डिफाइन कीजिए। डिफाइन करने के लिए आ गया तो आपको क्या लिखना है वो ध्यान समझिए।
अगर डिफाइन करने के लिए आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो आपको ये पूरा डेफिनेशन लिख के आना है, ये डेफिनेशन लिख के आना है। देखते हैं क्या लिखा है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एट एनी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, मतलब सल्यूट इन ग्राम which can dissolve in 100 gram of liquid, मतलब solvent, to form saturated solution is called solubility of solid in liquid। क्या मतलब हुआ, ध्यान समझिए। solubility of solid in liquid का सीधा सा मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आपको सल्यूट पार्टिकल मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व करना है, जिससे क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाए। तो उसी को नाम दिया गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर समझिए, 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व करना है, जिससे वो क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर ले। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर या प्रेशर में कोई चेंज करते हैं हम, तो फिर सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहला डालिए हेडिंग नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, पोलर सल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। मतलब क्या हुआ, जो पोलर सल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही अच्छे से डिसॉल्व होंगे। मतलब मान लीजिए कोई पोलर सॉल्वेंट है और उसके अंदर आप नॉन पोलर सल्यूट डिसॉल्व करना चाहें तो वो डिसॉल्व नहीं होने वाला। अगर डिसॉल्व बाई चांस हो भी गया तो बहुत थोड़ा सा डिसॉल्व होगा। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, पोलर सल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। एग्जांपल दिया गया है NaCl इन वाटर। NaCl क्या है, साल्ट क्या है, एक पोलर सल्यूट है, और वाटर क्या है, ये भी पोलर सॉल्वेंट है। ये भी पोलर, ये भी पोलर, आपस में डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, नॉन पोलर सल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सल्यूट है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही अच्छे से डिसॉल्व हो पाएगा। एग्जांपल क्या लिखा है, नेफ्थलीन इन बेंजीन। नेफ्थलीन क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, और बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे नेफ्थलीन बेंजीन में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि NaCl को हम लोग बेंजीन में डिसॉल्व कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है, और NaCl क्या है, पोलर है, तो ये आपस में डिसॉल्व नहीं होने वाले। और मान लीजिए किसी तरीके से आपने डिसॉल्व कर भी दिया तो बहुत थोड़ा इंटेंट डिसॉल्व होने वाला है। इतना समझ में आ गया। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका क्या मतलब हुआ, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये हुआ कि पोलर सल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ऐसा आप मत कीजिए कि कोई पोलर सल्यूट है उसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल दिया था NaCl इन वाटर, मतलब साल्ट को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर इसी की जगह पे अगर हम क्या ले लें, शुगर ले लें और वाटर में डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन साल्ट के कंपैरिजन में कम डिसॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि शुगर क्या है, शुगर एक नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर सल्यूट है,
और वाटर क्या है, पोलर सॉल्यूट है, तो डिजॉल्व तो हो जाएगा लेकिन NaCl के कंपैरिजन में कम डिजॉल्व होगा। ठीक, आई होप नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। क्या मतलब वो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगा। एग्जाम्पल देखा समझिए, आप ले लीजिए कोल्ड वाटर, उसके अंदर शुगर मिलाइए, और फिर आप ले लीजिए वार्म वाटर में थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, उसके अंदर चीनी मिलाइए, तो आप देखेंगे जो वार्म वाटर है उसके अंदर चीनी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, और जो कोल्ड वाटर उसके अंदर चीनी जो है हमारा शुगर जो है वो देरी में डिजॉल्व होगा। इसका क्या मतलब हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये हो गया आपका सिंपली आप याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ा सॉल्युबिलिटी बढ़ी। अब देखिए अगर एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक लिख के आ गया तो वहां पे थोड़ा सा चेंज होने वाला, ध्यान समझिए क्या लिखा है, इफ इन नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, द डिसॉल्यूशन प्रोसेस इन एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच क्या है, लेस देन 0 है, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। एंडोथर्मिक डिसॉल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, अगर वहां पे टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इतना याद रखिए। अगर एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब डेल्टा एच क्या है, लेस देन 0 है, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, यहाँ पहले से हीट निकल रही है, अगर वहां पे आपने टेम्परेचर और ज्यादा कर दिया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो एक्सोथर्मिक केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी, एंडोथर्मिक केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये सब कुछ नहीं लिखा है, सिंपली लिखा है टेम्परेचर बढ़ाने पे बताइए सॉल्युबिलिटी क्या होगी सॉलिड इन लिक्विड, तो याद रखिए इंक्रीज करेगी। यहाँ पे क्लियर। अब आगे देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या करता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लिख दीजिए नो इफेक्ट। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। प्रेशर आप कुछ भी कीजिए सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि जो हमारा सॉलिड है और लिक्विड है ये दोनों क्या है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है। क्या है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है, इसीलिए प्रेशर का इनके ऊपर, इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से फिक्स है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा। तो ये टॉपिक बहुत ध्यान समझिए और इसको कॉपी में आप नोट करते हुए चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखा गया है क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। क्या मतलब हुआ, अगर हम लोग गैस का प्रेशर क्या कर दे, बढ़ा देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहला पॉइंट समझ में आया, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगा। पहला समझ में आया। दूसरा क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो याद रखिए अगर आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर हाई करना पड़ेगा। आई होप दोनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरीज लॉ। क्या देखते हैं, हेनरीज लॉ। अब ध्यान समझिए हेनरी लॉ क्या कहता है, solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of solution। इसका पूरे का सीधा मतलब है कि solubility क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो समझिए, हेनरी लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक, इतना समझ में आ गया। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज नोन एज हेनरी लॉ। यहां तो समझ में आ गया। चलिए, या तो आप ये डेफिनेशन लिखिए तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, और ये डेफिनेशन लिखिए तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को हम लोग मेजर करने के लिए क्या करते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम लोगों ने लिख दिया है, इसके फॉर्म लिख दिया है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। फिर समझिए, सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी को कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में हमने लिख दिया है, और ये कुछ नहीं, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी ही है। सिर्फ मेजर करने के लिए इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा गया है। दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। इसके स्थान पे आप मास ले सकते हैं, मोलरिटी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि है क्या, ये एक्चुअल में तो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए हमने इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा। तो देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही चीज आप देखिए, ये रहा पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स के। इतना समझ में आया। अब पी, अब ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटा, आ गया इक्वल के एच और एक्स। ये हमारा बन गया हेनरी लॉ का फॉर्मूला। P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्लियर। और x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये चीज समझ में आया कैसे हुआ। इस डेफिनेशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो ये सिंबल हटा, तो यहाँ क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, ध्यान से देखिए। अब जो ये चीज है, अगर हम लोग क्या करें, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, क्या करें, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो यहां से के एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एच की वैल्यू आ जाएगी 1/x। क्या किया हमने, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जब हमने प्रेशर कांस्टेंट किया तो के एच की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/x, मतलब 1 मोल फ्रैक्शन। तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि अगर हम के एच इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे x क्या होने वाला है, के एच इंक्रीज करेंगे तो x क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए, अगर के एच बढ़ेगा तो x क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान समझिए, डिक्रीज करेगा। जैसे के एच मतलब ये हुआ, के एच मतलब हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा, जब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन। याद रखिए, मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्युबिलिटी ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्स क्या है, सॉल्युबिलिटी ही है। जब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए, क्या मानना है, सिंपल समझिए, एक्स क्या है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी घटेगी तो के एच बढ़ेगा, या फिर कह सकते हैं के एच घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा क्या कह सकते हैं, के एच घटेगा तो एक्स क्या होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए अपने कॉपी में।
ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां लिख लीजिए। द हायर वैल्यू ऑफ के एच, अगर के एच की वैल्यू ज्यादा है, लोअर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हायर वैल्यू ऑफ के एच, लोअर वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी, यही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया। के एच बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, मतलब फ्रैक्शन घटेगा। के एच घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ भी है, ग्राफ आप बना सकते हैं। ग्राफ क्या है देखिए, इधर लिया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, अब इधर क्या लिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। 0, इसको लिखिए 0.010, यहाँ भी 0.020, 500 और यहाँ ले लीजिए 1। अभी हमने पढ़ा पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, तो प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन लीनियर, ये ग्राफ भी आप बना लीजिए। यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को, यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, क्वेश्चन क्या अराइज होता है, एक्वेटिक लाइफ है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होता है रेदर देन वार्म वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो यहां पे क्या होता है, केएच की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। क्या हो जाती है, केएच की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो हमें पता है अगर केएच की वैल्यू इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो हमें क्या चाहिए, केएच की वैल्यू कम चाहिए। केएच वैल्यू कम कब होगा, जब टेम्परेचर घटेगा। यहां लिख सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए कोल्ड वाटर में एक्वेटिक लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल है। क्यों, यहां पे दिख रहा है टेम्परेचर कम, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए ठंडे पानी में एक्वेटिक लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होती है। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हेनरी लॉ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट आता है या कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।